नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी। मैं हूँ सी जितेंद्र शाह और हम पढ़ रहे हैं सीए फाउंडेशन की अकाउंटिंग। पिछले वीडियोस में हमने सीखा था कि मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से जर्नल एंट्रीज कैसे पास किया जाता है। हमने देखा था स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही कंसेप्चुअली हमने किया था कि कैसे डेबिट करना होता है और कैसे क्रेडिट करना होता है मॉडर्न अप्रोच के रूल्स के अनुसार। ठीक है, इस वीडियो में हम सीखेंगे आईसीआई के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जो आपके बुक में दे रखा है, कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जो आपका आईसीआई मॉड्यूल का है, वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5। तो आपका जो इलस्ट्रेशन नंबर 5 है वो आपके बुक में पेज नंबर 2.25 पर दे रखा है। ठीक है, आपके बुक पे पेज नंबर 2.25 पर दे रखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसे रीड करते हैं एक एक करके। तो देखिए यहाँ क्या बोला गया है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो हमें जर्नल एंट्री पास करना है। ठीक है, और आगे पढ़िए और क्या लिखा है, ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ ईच अकाउंट। ठीक है, तो जो अकाउंट इन्वॉल्व होगा उसका हमें नेचर भी बताना है। ठीक है, हालांकि जब जर्नल हम करते हैं तो वहाँ पर हमें नेचर नहीं लिखना होता है। ठीक है, जब एग्जाम में जर्नल पूछा जाता है ना तो वहाँ नेचर नहीं लिखना होता है, और जर्नल का फॉर्मेट में भी हमने देखा था कि नेचर ऑफ अकाउंट का कोई कॉलम ऐसा होता नहीं है। ठीक है, फिर भी यहाँ पर दे रखा है तो हम इसको अलग से बना के उसमें सीख लेंगे। ठीक है, तो बता दूं, ये वाला जो क्वेश्चन है हम इसको ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से करेंगे। देखिए आप सीए बनने वाले हैं तो आपको ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से जर्नल एंट्री कैसे पास किया जाता है आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम ये एक क्वेश्चन ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से भी करेंगे। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। फिगर फॉलोइंग फिगर्स आर इन हंड्रेड्स। तो देखिए क्वेश्चन में दे रखा है जो फिगर्स है, जो अमाउंट है ना, ये सब ये इन हंड्रेड्स है, तो हम जो सोल्यूशन करेंगे वो भी इन हंड्रेड्स ही करेंगे। ठीक है, आया बात समझ। ठीक है, और यहाँ पे डेट दे रखा है दिसंबर का 2022 का है। ठीक है, दिसंबर 2022 का डेट दे रखा है। ठीक है, और किसके बुक में बनाना है, अजीत के बुक में। ठीक है, अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 4 लाख। ठीक है, तो हम ये करना है। तो यहाँ पे कुछ कुछ ट्रांजेक्शन दे रखा है, देखिए। ठीक है, डेट वाइज कुछ कुछ ट्रांजेक्शन दे रखा है। ठीक है ना, ये रहा अपना ट्रांजेक्शन। तो हम इसे करते हैं, तो फॉर्मेट रेडी करेंगे। तो फॉर्मेट में आप बना लीजिए, साथ साथ बनाइए। ठीक है, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ अजीत दे रखा है ना, तो देखिए अजीत तो हालांकि ओनर है। ठीक है, तो हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से करते नहीं है, हम बिजनेस एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। हमने ये सीखा था। ठीक है, बिजनेस बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है हमने देखा था स्टार्टिंग के वीडियोस में। ठीक है, तो हमें जो अकाउंटिंग करना है किस नज़रिए से करना है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंटिटी, हमने ये सीखा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ अजीत। ठीक है, ये तो हमने लिख दिया, लेकिन मैं ब्रैकेट में लिख दिया हूँ कि ये अजीत जो है ना इन कैपेसिटी ऑफ ओनर नहीं है, यहाँ पे इन कैपेसिटी ऑफ बिजनेस है। ठीक है, तो यहाँ पे अजीत जो है वो अपने नाम से ही बिजनेस चला रहा है। ठीक है, तो उसका बिजनेस का नाम भी इसी से चल रहा है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग अजीत के ऐसा ओनर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना है, ऐसा बिजनेस एंटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने फॉर्मेट में देखा था कि डेट कॉलम होता है। ठीक है, डेट कॉलम है, फिर पर्टिकुलर्स है। ठीक है, फिर डेबिट होता है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर डेबिट क्रेडिट है ना, यहाँ रुपीस इन हंड्रेड लिखा है। क्यों, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ही इन हंड्रेड से रखा है, तो हम सोल्यूशन भी इन हंड्रेड ही करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेचर ऑफ अकाउंट मैंने ब्लैक से लिख दिया है, ध्यान रखिएगा। जर्नल के फॉर्मेट में कोई नेचर ऑफ अकाउंट का कॉलम नहीं बनता है। ठीक है, तो हमने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है, तो हम इसको हिसाब इसमें लिख देंगे। ठीक है, और नेचर ऑफ अकाउंट अकाउंट जो है वो किस हिसाब से सोचेंगे, हम यहाँ ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से सोचेंगे। ठीक है, तो रीड करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या लिखा है, पहला ट्रांजेक्शन है दिसंबर 1 2022 का है। ठीक है, अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 4 लाख रुपीज़। तो ये हमने सीखा था पिछले वीडियोस में। ठीक है, हमने इंपॉर्टेंट जर्नल जो है वो पास किया था और अच्छे से रूल के हिसाब से हमने सीखा था, है ना। तो देखिए जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो बिजनेस के बैंक में पैसा आएगा। ठीक है, और कैपिटल होगा ओनर्स के टूवर्ड्स। ठीक है, हमने ये देखा था दो अकाउंट क्या होगा, एक होगा बैंक अकाउंट और दूसरा होगा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हमने ये देखा था। तो लिखते हैं यहाँ पर, तो बैंक अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। तो लिखेंगे 1 दिसंबर को बैंक अकाउंट। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट, ये दो अकाउंट होगा, है ना। तो देखिए नेचर ऑफ अकाउंट के हिसाब से समझिएगा, बैंक अकाउंट जो है ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से बैंक अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट है। और कैपिटल अकाउंट क्या है, ये भी पर्सनल अकाउंट है, हमने ये सीखा था पहले ही। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर पर्सनल अकाउंट जो है, यहाँ पर बैंक अकाउंट जो है पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या पढ़ा था हमने, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है यानी कि बैंक जो रिसीवर है, तो इसे करेंगे हम डेबिट। ठीक है,
और कैपिटल अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट में ओनर जो है पैसा दे रहा है बिजनेस को, ठीक है। तो कैपिटल क्या है यहाँ पर, गिवर है, ओनर जो है गिवर है, तो ओनर के लिए क्या नाम आता है, कैपिटल अकाउंट आता है, ठीक है। तो अजीत कैपिटल लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अजीत कैपिटल, अजीत कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो देखिए ऊपर में हमने डेबिट तो लिख दिया, लेकिन नीचे ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे क्रेडिट लिखेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 2, ठीक है। आया बात समझ में। और अमाउंट कितना है, अमाउंट है 4 लाख, ठीक है, इन हंड्रेड्स, ठीक है ना। तो ये समझ में आया आपको। इसे ब्लैक से लिख देता हूँ, दोनों पर्सनल है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ नरेशन लिखते हैं छोटा सा। तो नरेशन अब आप लिख लीजिएगा, सिंपल सा छोटा सा लिखना है, ठीक है। बिंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल, ठीक है। तो नरेशन में अब बार बार नहीं लिखूंगा, आप खुद भी लिख सकते हैं, इतना तो आप सीख चुके हैं पिछले वीडियो में, है ना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं 3 दिसंबर का है, ठीक है। 3 दिसंबर को ही विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर बिजनेस फ्रॉम द बैंक। तो ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर ड्राइंग हुआ है, फॉर पर्सनल यूज नहीं है यहाँ पर, ठीक है, फॉर बिजनेस यूज है, ठीक है। बैंक से पैसा निकाला, बिजनेस यूज के लिए कैश आया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, बिजनेस के बैंक से पैसा जा रहा है, ठीक है, और कैश आ रहा है बिजनेस में, ठीक है। तो दो अकाउंट क्या होगा, एक होगा कैश अकाउंट और दूसरा होगा बैंक अकाउंट, ठीक है। तो कैश अकाउंट जो है अपना ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से ये रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट में हमने क्या रूल पढ़ा था, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश कम्स इन, तो कैश को हम करेंगे डेबिट, ठीक है। और बैंक अकाउंट जो है पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट के हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, बैंक जो है पैसा दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ बैंक गिवर है, तो गिवर के हिसाब से हम करेंगे क्रेडिट, ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ लिखेंगे 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर को लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है, सिंपल है। कितने था, 5,000 था, नहीं 2,000, ठीक है। आ रहा है आप लोगों को समझ। और यहाँ लिख रहे थे नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, तो कैश जो है वो रियल अकाउंट है, ठीक है, और बैंक जो है वो पर्सनल अकाउंट है, ठीक है ना, बैंक पर्सनल अकाउंट है। नरेशन आप लिख सकते हैं यहाँ पे, थिंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अपना December 5 का है, ठीक है। तो पढ़िए क्या लिखा है, ही परचेज गुड्स, तो गुड्स परचेज किया जा रहा है यहाँ पर, यहाँ हमने पिछले वीडियो में सीखा था, तो गुड्स अकाउंट नहीं होता है, परचेज अकाउंट होता है, ठीक है, क्योंकि गुड्स जो है रिसेंटली है। बाई मेकिंग पेमेंट थ्रू बैंक, तो पेमेंट यहाँ पे हो रहा है बैंक से, ठीक है। तो एक तो परचेज अकाउंट है और दूसरा बैंक से पैसे जा रहे हैं, तो बैंक अकाउंट है, दो अकाउंट क्या होगा, बैंक अकाउंट, ठीक है। परचेज अकाउंट ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से ये नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट में हमने क्या सीखा था रूल, जितना भी एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, इसको हम करते हैं डेबिट, ठीक है। और जितना भी इनकम होता है, गेन होता है, इसको हम करते हैं क्रेडिट। तो परचेज एक्सपेंस है ना, तो एक्सपेंस के लिए नॉमिनल अकाउंट में क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो परचेज हो जाएगा डेबिट। और बैंक से पैसा जा रहा है, तो गिवर है बैंक, ठीक है, पर्सनल अकाउंट में गिवर है, तो ये हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है। आया बात समझ। December 5 बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, सॉरी, परचेज है, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट, ठीक है, सिंपल है। ये सब तो हमने पिछले वीडियो में सीख लिया था, है ना। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। कितने का है, 15,000 का, 15,000 का ट्रांजेक्शन है, ठीक है, 15,000 का परचेज और 15,000 का पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर नेचर ऑफ अकाउंट भी लिख लीजिए साथ ही साथ। परचेज जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, और बैंक क्या है, बैंक जो है पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। नरेशन आप लिख सकते हैं, बिंग गुड्स परचेज, सिंपल से छोटा सा रखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या है, नेक्स्ट है December 8 को, ही सोल्ड गुड्स फॉर 16,000 रुपीज़ एंड रिसीव्ड पेमेंट थ्रू बैंक अकाउंट। देखिए यहाँ गुड्स सेल हो रहा है,
है ना। अब गुड्स सेल हो रहा है तो एक तो होगा सेल्स अकाउंट और पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट, ठीक है, समझ में आया। और देखिए यहाँ पे सेल्स जो है रेवेन्यू है ना। सेल्स भी ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से देखा जाए तो सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट में रेवेन्यू जो होता है उसको हम करते हैं क्रेडिट, ठीक है। और दूसरा बैंक में पैसा आ रहा है यानी कि बैंक इज अ रिसीवर, तो रिसीवर के हिसाब से क्या करेंगे पर्सनल अकाउंट में इसको करेंगे हम डेबिट, ठीक है। तो सिंपल सा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। December 8 बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। आया समझ में। नरेशन आप लिख सकते हैं यहाँ पर। सेल कितने का हुआ है, 16,000 का हुआ है, ठीक है। 16,000 का बैंक में पैसा आया और 16,000 का सेल हुआ है, ठीक है। आ रहा है आप लोगों को समझ में। चलिए अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 10 दिसंबर का, ध्यान से पढ़िएगा। ही परचेज फर्नीचर एंड पेड बाय चेक 2500, ठीक है। यहाँ परचेज ऑफ गुड्स नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, परचेज ऑफ फर्नीचर है। तो फर्नीचर क्यों परचेज करेंगे, रीसेल के लिए तो करेंगे नहीं, है ना। ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए होगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा इससे। तो ये क्या है, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हमने सीखा था कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले चैप्टर में, है ना। तो यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर है फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट करेंगे डेबिट, यहाँ पे परचेज अकाउंट नहीं होगा, ये पिछले वीडियो में भी हमने सीखा था, ठीक है। तो परचेज अकाउंट, यहाँ पे परचेज अकाउंट ना होके फर्नीचर अकाउंट होगा और पैसा जा रहा है बैंक से तो बैंक अकाउंट होगा, ठीक है। तो क्या एंट्री बनता है यहाँ पर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। 2500 था ना, 10 दिसंबर, हाँ, ठीक है। अब देखिए इसका नेचर भी लिख लेते हैं हम। तो फर्नीचर क्या है, फर्नीचर एसेट है, एसेट रियल अकाउंट में आता है कुछ कुछ छोड़कर, है ना। कुछ कुछ चीज़ें एसेट होते हुए भी रियल अकाउंट में नहीं आता, हमने देखा था ये वाला। और बैंक जो है वो पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक यहाँ पे क्या है, गिवर है तो क्रेडिट कर दिया। और फर्नीचर यहाँ पर रियल अकाउंट है तो कम्स इन, वह कम्स इन डेबिट कर दिया हमने, ठीक है। सिंपल समझ में आया। तो यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं, बिंग फर्नीचर परचेज, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है December 12 का, ही सोल्ड गुड्स टू अरविंद। तो ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे गुड्स सेल हुआ है तो सेल्स अकाउंट तो होगा ही, यहाँ टू अरविंद लिखा है तो देखिए यहाँ पर क्या पेमेंट लिया है ये तो बताया नहीं स्पेसिफिकली, लेकिन नाम दे रखा है। तो हम यहाँ पे क्या एजम्पशन ले सकते हैं, यहाँ हमें ये एजम्पशन लेना होगा कि हमने क्रेडिट में सेल किया है। हालांकि यहाँ पे वर्ड क्रेडिट नहीं लिखा है, लेकिन एजम्पशन हमें ये लेना होगा कि यहाँ क्रेडिट हुआ है, क्यों, क्योंकि कैश में हुआ है ये तो बताया नहीं, ठीक है। नाम दे रखा है ना कि किसको सेल किया, तो नाम कब रिकॉर्ड किया जाता है, समझिएगा बात को, ठीक है। नाम अगर यहाँ बताया जा रहा है ना, तो मान लीजिए आप मेरे पास आए, ठीक है, आपने कैश देकर, ठीक है, पेमेंट करके और फिर मेरे से सामान परचेस करके दे गए, ठीक है। तो फिर जब पेमेंट मिल चुका है तो फिर आगे मुझसे आपसे कुछ लेना देना है नहीं, तो मैं आपको याद रखूँ भूल जाऊँ कोई तो फर्क नहीं पड़ता ना। लेकिन मान लीजिए यही अगर पैसा दिए बिना आप उधारी में ले जाएंगे ना, तो फिर तो मैं आपसे नाम पूछूंगा, भाई कहाँ रहते हो, क्या नाम है, ताकि बाद में पेमेंट मांग सको, है कि नहीं। तो नाम यहाँ पे क्यों आ रहा है, ताकि रिकॉर्ड करूँ कि बाद में पैसा लेना है, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट सेल हो रहा है, ठीक है ना। आ रहा है बात समझ। यहाँ क्या होगा, यहाँ December 12 को सेल तो हो रहा है और देखिए पैसा लेना है, यहाँ पर बैंक में से पैसा नहीं आ रहा है, यहाँ पर बैंक में पैसा रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ डेटर अराइज हुआ है, ठीक है, जिससे पैसा लेना होता है उसे डेटर कहता है, हमने ये सीखा था। तो लिखेंगे यहाँ ट्रांजेक्शन, एक तो अरविंद अकाउंट लिखेंगे जिससे पैसा लेना है, ठीक है। अरविंद ब्रैकेट में लिख लीजिए कौन है, ये डेटर है, ठीक है। अरविंद अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। नरेशन लिख सकते हैं आप, कितने का था, 2400, 2400 का सेल हुआ है क्रेडिट में, ठीक है। साथ ही साथ हम नेचर ऑफ अकाउंट लिख लेते हैं। अरविंद क्या है, डेटर है, देखिए डेटर एसेट तो होता है लेकिन रियल अकाउंट में नहीं आएगा, हमने एक्सेप्शन में पढ़ा था ना कि रियल अकाउंट में एसेट्स आता है लेकिन कुछ कुछ छोड़कर। डेटर का हमने देखा था एक्सेप्शन में, तो डेटर क्या है, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। डेटर पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। और सेल्स क्या होगा, रेवेन्यू है तो ये नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट में रेवेन्यू को क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। आ रहा बात समझ। और डेटर यहाँ पर जो है ना पर्सनल अकाउंट है, डेबिट क्यों किया यहाँ पर, क्योंकि रिसीवर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं।
और ये क्या लिखा है दिसंबर 14 को, ही परचेज गुड्स फ्रॉम अमृत। तो देखिए यहाँ पर गुड्स परचेस हुआ है तो परचेस अकाउंट होगा, ठीक है। और अमृत से परचेस हुआ है, ठीक है, नाम बताया गया है ना, तो यहाँ पे क्या माना जाएगा कि क्रेडिट में परचेस हुआ है, ठीक है। कैश में पेमेंट नहीं हुआ है या बैंक से पेमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, स्पेसिफिकली नहीं बताया ना कैश पेमेंट या बैंक पेमेंट, ठीक है, और नाम लिख रखा है। तो नाम लिख रखा है तो हम यहाँ क्या एज्यूम करना है कि क्रेडिट में परचेस हुआ है, ठीक है। तो परचेस अकाउंट हो जाएगा और क्रेडिटर का नाम हो जाएगा। अमृत कौन है? क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है? जिसे हमें पेमेंट करना है क्योंकि गुड्स परचेस किया था हमने, ठीक है ना। तो एक होगा परचेस अकाउंट और दूसरा होगा अमृत यानी क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है। तो ये कितने का है? 10,000 का है, 14 दिसंबर। तो लिखेंगे 14 दिसंबर को परचेस अकाउंट डेबिटेड टू अमृत अकाउंट, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लीजिए अमृत कौन है? क्रेडिटर है, ठीक है ना। तो देखिए कितना था, 10,000 रुपये का परचेस हुआ है और 10,000 का लाइबिलिटी भी क्रिएट हुआ है, ठीक है। 10,000 पे करना पड़ेगा, है ना। नरेशन आप लिख सकते हैं, सिंपल सा है, ठीक है। छोटा सा ब्रीफ में लिखिएगा, ज़्यादा बड़ा मत बनाइएगा, ठीक है ना। अब देखिए नेचर ऑफ अकाउंट में हम समझे तो परचेज क्या है? परचेज नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट जो होता है जिसमें एक्सपेंस होता है, परचेज एक्सपेंस है तो डेबिट कर दिया, ठीक है। और अमृत यहाँ पर पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट को हमने यहाँ पे क्रेडिट क्यों किया है? क्योंकि ये गिवर है, ठीक है, ये हमें गुड्स दे रहा है ना। ठीक है, समझ में आया? सिंपल है। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं हम। तो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्या लिखा है। नेक्स्ट है December 15 का, ही रिटर्न गुड्स टू अमृत, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? गुड्स परचेज किया था अमृत से जो, ठीक है, उसको रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे परचेज रिटर्न हो जाएगा, है ना। और जितना रिटर्न हो रहा है उतने से क्रेडिटर कम हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है? क्रेडिटर को हमने क्रेडिट किया था तो उतने से कम हो जाएगा अब, ठीक है। तो परचेज रिटर्न हो रहा है तो परचेज को किया था हमने डेबिट, तो रिटर्न हो जाएगा तो परचेज रिटर्न करेंगे क्रेडिट, ठीक है। आ रहा है बात समझ? तो एमसी क्या बनेगा? 15 दिसंबर को अमृत अकाउंट डेबिटेड, अमृत जो कि क्रेडिटर है, अकाउंट डेबिट टू, तो देखिए यहाँ पर जो परचेज गुड्स है वो वापस हो रहा है, तो परचेज सिर्फ नहीं लिखते, यहाँ पर लिखते हैं परचेज रिटर्न। ये हमने पिछले वीडियो में सीखा भी था, ठीक है। परचेज रिटर्न क्या होता है, सेल्स रिटर्न क्या होता है, हमने सीखा था, है ना। ठीक है, नरेशन लिख सकते हैं आप छोटा सा सिंपल सा, ठीक है। इतना तो आपको आता ही है। अब कितना है? 500 रुपीज़ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ 500 लिख देते हैं और यहाँ पर लिख लीजिए नेचर ऑफ अकाउंट क्या होगा। अमृत जो है पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। और यहाँ परचेस रिटर्न जो है ये नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। सिंपल समझ में आया? देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अमृत से जो, अमृत को जो 10,000 रुपया देना था, ठीक है, जिसको हमने क्रेडिट कर रखा था, क्योंकि परचेस रिटर्न हुआ है 500 का, तो 500 का अब नहीं देना पड़ेगा ना, तो यहाँ क्रेडिट करके रखा था, उतना हमने डेबिट करके हटा दिया, ठीक है, उतना हमने 500 कम कर दिया। तो देखा जाए तो नेट में अब कितना देना पड़ेगा? नेट में 9,500 देना पड़ेगा। अब ये हमें दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। और परचेज जो 10,000 का हुआ था उसमें से कम कर दिया, जो डेबिट था उसको क्रेडिट कर दिया, लेकिन परचेज रिटर्न नाम लिखा गया है पूरा, ठीक है। ये क्यों लिखा जाता है? डिटेलिंग के लिए लिखा जाता है कि रिटर्न हुआ है, ठीक है। आया बात समझ में? फिर हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेचर वाले को ब्रैक से रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अपना है December 16 का, ठीक है। December 16 का है, यहाँ ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। ही रिसीव फ्रॉम अरविंद 2,300 इन फुल सेटलमेंट, लिखा है ना। देखिए यहाँ पर लिखा है इन फुल सेटलमेंट, लिखा है ना। अब देखिए यहाँ पर अरविंद जो है, अरविंद कौन है? यहाँ पे हमने सेल किया था क्रेडिट में 2,400 का, याद आया? तो अरविंद से हमें कितना पैसा लेना था? 2,400 लेना था, ठीक है। लेकिन मिल कितना रहा है अब? 2,300 से मिल रहा है, तो 100 क्या हो गया? 100 मिलेगा फ्यूचर में? ऐसा नहीं है, यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, लिखा है ना फुल फुल सेटलमेंट। इसका मतलब 100 जो बाकी रह गया आपने डिस्काउंट दे दिया, माफ कर दिया कि अब नहीं देना पड़ेगा, तो आपने डिस्काउंट दिया है, ठीक है ना। तो इसका एंट्री करेंगे December 16 को, ठीक है। तो देखिए अमृत अरविंद वाला यही है, याद आया? ये है 2,400 लेना था, उसमें से 2,300 मिल रहा है, ठीक है।
तो 16 दिसंबर को, तो देखिए आपको मिल कितना रहा है, 2300 मिल रहा है, तो बैंक में पैसा आ रहा है ना। तो बैंक या पर्सनल अकाउंट है, बैंक इज द रिसीवर, बैंक को करेंगे डेबिट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 2300 से, क्योंकि 2300 ही आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान समझिएगा, अरविंद यहाँ पर देखिए डेबिट में लिख रखा है ना, अरविंद यहाँ डेबिट में लिख रखा है 2400, इसका मतलब क्या है कि अरविंद से 24 रुपया लेना था, अब मिल चुका है 2300, है ना। तो जित अब मिल चुका है, अब नहीं मिलेगा ना, क्योंकि मिल चुका है फ्यूचर में, अब मिल चुका है अभी, तो फ्यूचर में अब कुछ नहीं मिलेगा। तो हो क्या, इसको क्या करेंगे, जो डेबिट था उसको हटा देंगे, क्रेडिट करके हटाएंगे। यहाँ काट कुट मत दीजिएगा, ठीक है, कि भाई साहब आप तेरे से लेना नहीं काट कर हटा दो, ऐसा नहीं करना। यहाँ डेबिट है तो हटाने का तरीका क्या होता है, प्लस को कैंसिल करना है तो हमें माइनस कर देना चाहिए, माइनस कैंसिल करना है तो हमें प्लस कर देना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह डेबिट कैंसिल करना है तो हमें इसको क्रेडिट कर देना होगा, ठीक है। तो देखिए बात आता है, अब कितना से क्रेडिट करूँ, क्या पूरा 2400 से क्रेडिट कर दूँ, या जितना मिला है 2300 रुपया उतना से करूँ। तो लिखा था ना फुल सेटलमेंट, इसका मतलब अब जो 100 रुपया अभी जो नहीं मिला है ना, वो भी अब नहीं मिलेगा, यानी कि अब कुछ नहीं मिलने वाला है, तो हमें पूरा ही हटा देना है, ठीक है। तो पूरा 2400 हटाना होगा हमें, टू अरविंद अकाउंट, डेटर था, हम डेटर हटा रहे हैं, ठीक है, 2400। तो अब यहाँ एक बात ध्यान से समझिएगा, देखिए डेबिट साइड और क्रेडिट साइड सेम होना चाहिए, जबकि यहाँ पे सेम है नहीं, तो 100 डेबिट में कम है ना, देखिए डेबिट में 100 कम है, तो 100 जो है वो आपका लॉस हुआ है ना, जबकि मिलना चाहिए था, अब नहीं मिला, तो आपने डिस्काउंट अलाउ कर दिया है, तो ये डिस्काउंट जो है आपका लॉस हुआ है, ठीक है ना। तो डिस्काउंट को हम करेंगे डेबिट, लॉस क्या होता है, डेबिट होता है। तो यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है। नेचर ऑफ अकाउंट भी लिख लेते हैं, बैंक जो है पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, बैंक इज द रिसीवर, पैसा आया है इसे हमने डेबिट कर दिया। डिस्काउंट अलाउड जो है वो है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से एक्सपेंसेस लॉसेस जो होता है उसे हम करते हैं डेबिट, तो डिस्काउंट अलाउड जो है यहाँ पे लॉस है तो हमने डेबिट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अरविंद जो है पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट कब करते हैं, जब गिवर होता है, तो अरविंद यहाँ पर गिवर है, पैसा दे रहा है, ठीक है। आ रहा बात समझ, इसलिए हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, यहाँ लिख लीजिएगा 100 रुपीज़, ठीक है। चलिए इतना नरेशन तो आपको लिखने आएगा ही, ठीक है, नरेशन लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके लिए पहले भी हमने सीखा ही था, बिंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अरविंद एंड डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, ठीक है, समझ में आप लोगों को। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं हम, तो नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट है 18 दिसंबर का, ही विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज, तो देखिए पर्सनल यूज आगे यहाँ की कैपिटल रिड्यूस होगा, ठीक है। तो कैपिटल रिड्यूस करने का क्या अकाउंट बनाते थे हम, ड्राइंग अकाउंट बनाते थे, याद आया आपको। और यहाँ गुड्स विड्रॉ हो रहा है, ठीक है, कैश नहीं। तो जब गुड्स विड्रॉ होता है तो परचेस अकाउंट को रिड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू परचेस अकाउंट, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर कितने का था, 1000 रुपया 18 दिसंबर, 18 दिसंबर 1000 रुपया है, ठीक है। तो लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, ठीक है। ये भी हमने पिछले क्लास में ही सीखा था, 1000 का ड्राइंग हुआ है और 1000 का गुड्स रिड्यूस हुआ है, ठीक है, परचेस रिड्यूस करेंगे यहाँ पर, नरेशन आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ अकाउंट भी लिख लीजिए साथ ही साथ, ड्राइंग क्या है, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। तो ये ड्राइंग किसको डिनोट कर रहा है, ओनर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ओनर जो है गुड्स रिसीव कर रहा है, तो पर्सनल अकाउंट के हिसाब से रिसीवर को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। और परचेस अकाउंट जो होता है नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। तो परचेस अकाउंट हालांकि होता है एक्सपेंस अकाउंट होता है, ठीक है, एक्सपेंस होता है, लेकिन यहाँ एक्सपेंस रिड्यूस हो रहा है ना, एक्सपेंस कम हो रहा है, ठीक है, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर दिया, ठीक। तो ये भी समझ में आया। तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए 20 दिसंबर का है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ही विड्रू कैश, यहाँ कैश विड्रॉ हो रहा है फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज 2000 रुपया।
यहाँ कैश विड्रॉ हुआ है, तो पर्सनल यूज़ के लिए तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा ही, और यहाँ कैश जा रहा है, ठीक है, कैश गोस आउट, तो यहाँ करेंगे क्रेडिट, ठीक है, रियल अकाउंट के हिसाब से व्हाट गोस आउट इज क्रेडिटेड, तो कैश इज द रियल अकाउंट, इसको करेंगे क्रेडिट, ठीक है, क्योंकि गोस आउट है, ठीक है, तो क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू December 20, 2000, तो लिखेंगे यहाँ ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, आ रहा है बात समझ, 2000 रुपया, ठीक, नरेशन लिख सकते हैं आप, नेचर ऑफ अकाउंट भी साथ ही साथ लिख लीजिए, ड्राइंग क्या है, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, और कैश क्या है, रियल अकाउंट है, ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा ड्राइंग्स, ठीक, तो समझ में आया आप लोगों को, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, December 24, ही पेड टेलीफोन चार्जेस 110 रुपीज़, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, टेलीफोन चार्जेस पे किया जा रहा है, तो टेलीफोन एक्सपेंस है, यहाँ पे टेलीफोन बिल है, ठीक है, और पेमेंट हो रहा है, यानी कि बैंक से या कैश से पैसा गया होगा, ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगा, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है, तो लिखेंगे टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है, बैंक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 110 रुपीज़, ठीक है, December 24, नरेशन आप लिख सकते हैं, सिंपल सा है, साथ ही साथ नेचर ऑफ अकाउंट भी लिख लीजिए, टेलीफोन चार्जेस क्या है, ये है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से एक्सपेंस है, ठीक है, इसलिए हमने डेबिट कर दिया, और कैश अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट के हिसाब से व्हाट गोस आउट इज क्रेडिटेड, तो हमने यहाँ क्रेडिट कर दिया, क्योंकि कैश गोस आउट, ठीक है, आ रहा है बात समझ, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, December 26 का है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर अमाउंट पेड टू अमृत इन फुल सेटलमेंट लिखा है ना, इन फुल सेटलमेंट, पेमेंट कितना किया है, 9450 रुपीज़, 9450 रुपीज़, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, पेमेंट एक्चुअल में करना कितना था, तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, अमृत है ना, अमृत यहाँ पर हमने परचेस किया था 10,000 का क्रेडिट में, यानी 10,000 पेमेंट करना था, लेकिन हमने क्या किया, 500 का रिटर्न भी तो किया था ना, याद आया, 500 का रिटर्न भी किया था, है ना, तो 500 पे नहीं करना पड़ेगा, तो देखा जाए तो नेट में हमें पे कितना करना है, यहाँ पर 9,500 पे करना है, लेकिन पेमेंट कितना किया, 9,450 रुपीज़, यानी कि 50 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिला है, ठीक है, तो देखिए एंट्री क्या बनेगा यहाँ पर, December 26, अब देखिए यहाँ पर आप पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो पेमेंट कर रहे हैं तो आपके बैंक से पैसा जा रहा होगा पहले तो कितना होगा, 9,450 रुपीज़ इतना जा रहा है, ठीक है, और देखिए अमृत जो क्रेडिटर था, अब क्रेडिटर को रिड्यूस करना है ना, तो क्रेडिटर जो क्रेडिट साइड में लिखा हुआ था उसको डिक्रीज करने के लिए हम उसको डेबिट कर देंगे, ठीक है, तो अमृत अकाउंट कितना लिखेंगे यहाँ, अमृत जो कि क्रेडिटर था वो लिखेंगे डेबिट में, कितना आएगा समझिएगा बात, 10,000 का परचेस किया था, यानी 10,000 क्रेडिट में था पहले, उसके बाद फिर 500 का रिटर्न हुआ था ना, तो 500 माइनस हो चुका था, तो नेट में कितना देना था, 9,500, और सेटलमेंट कितना हो रहा है, फुल सेटलमेंट 9,500 का ही सेटलमेंट हो रहा है ना, तो हम पूरा ही हटा देंगे यहाँ पर, अमृत के अकाउंट से पूरा ही हटा देंगे, ठीक है, आ रहा है बात समझ, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 50 रुपये का डिफरेंस है ना, यानी 50 रुपये आपको डिस्काउंट मिला है, तो डिस्काउंट रिसीव आपके लिए गेन है, ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे गेन को क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है,
₹50 का, ठीक है। यहाँ निर्देशन आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ नेचर ऑफ अकाउंट भी लिख ही लीजिए अभी। यहाँ अमृत जो है पर्सनल है, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट रिसीवर है, पैसा मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है, सेटलमेंट हो रहा है, तो ये हम करेंगे डेबिट, ठीक है। बैंक भी जो है आपका पर्सनल अकाउंट है, बैंक से आपका पैसा जा रहा है, बैंक जो है पैसा दे रहा है ना, गिवर है, तो गिवर को क्या करते हैं हम यहाँ क्रेडिट कर देते हैं। और डिस्काउंट रिसीव जो है ये नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से ये गेन है, तो गेन को हम क्या करेंगे, गेन को करेंगे क्रेडिट, ठीक है। आ रहा है बात समझ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, नेक्स्ट है 31 दिसंबर का, ठीक है। 31 दिसंबर का देखिए, पेड फॉर स्टेशनरी 200 रुपया, रेंट है 500 रुपया, 5000 रुपया, ठीक है। सैलरी टू स्टाफ 2000 रुपया फ्रॉम बैंक। तो पेमेंट कहाँ से हो रहा है, बैंक से हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर तीन तीन खर्चे हैं। तीन खर्चा क्या है, एक तो आपका स्टेशनरी का खर्चा, ठीक है, दूसरा रेंट का खर्चा, और तीसरा सैलरी का खर्चा। तो ये ना एक ही डेट पर है, तो हम तीनों को एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंपाउंड हम कर सकते हैं, तो एक ही साथ लिखेंगे यहाँ पर। तो देखिए, और यहाँ पर देखिए स्टेशनरी जो है ना, किसी को लग सकता है कि ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए। तो देखिए पहले बात, स्टेशनरी जो है हम बार बार खरीदते हैं, ठीक है, यूज़ होता है, खत्म होता है, फिर बार बार खरीदना पड़ता है, तो रिकरिंग नेचर का हो गया, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा नहीं, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। और दूसरा बात है, ये 200 रुपये का तो मटेरियल अमाउंट है नहीं ना, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर में सीखा था ना, जब मटेरियल अमाउंट होगा तभी तो उसको माना जाएगा, ठीक है। तो ये 200 रुपये तो बहुत ही छोटा अमाउंट है, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं यहाँ पर। तो स्टेशनरी अकाउंट जो होगा रेवेन्यू अकाउंट होगा, ठीक है ना। तो स्टेशनरी अकाउंट लिखेंगे, तो एंट्री करेंगे यहाँ पर 31 दिसंबर को। पहला तो स्टेशनरी अकाउंट ये आपका खर्चा है, ठीक है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर दूसरा था रेंट अकाउंट याद आया, रेंट अकाउंट था। और तीसरा क्या था, सैलरी अकाउंट था, ठीक है, सैलरीज अकाउंट। ये तीनों खर्चों को हमने क्या कर दिया, तीनों जो है नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, ठीक है। तो एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। तो कितने का था ये, स्टेशनरी था 200 का, रेंट है 5000 का, और सैलरी कितने का है, सैलरी है 2000 का, ठीक है। और तीनों पेमेंट हुआ है ना बैंक से, तो बैंक से पैसा जा रहा है, तो बैंक इज द गिवर, गिवर के हिसाब से क्या करेंगे हम, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कितना हुआ टोटल, 4200, ठीक है, टोटल पेमेंट इतना हुआ है। और बैंक कौन है, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, पर्सनल अकाउंट, ठीक है ना। मेरे साथ आप लिख सकते हैं, सिंपल सा है। चलिए, ठीक है, समझ में आया। अब लास्ट ट्रांजेक्शन है, उसका भी एंट्री हम कर लेते हैं। लास्ट क्या दे रखा है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ वो क्या रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स, ठीक है, बाय वे ऑफ फ्री सैंपल। तो हमने देखा था पिछले वीडियो में भी, हमने देखा था पिछले क्लास में, यहाँ पर फ्री सैंपल दिया जा रहा है गुड्स के तौर पर, ठीक है। तो फ्री सैंपल आप कब देते हैं, एडवर्टाइज करने के लिए देते हैं, तो ये जो है एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस है, डेबिट कर देंगे। और गुड्स दिया जा रहा है, ठीक है, तो परचेस रिड्यूस करते हैं, ठीक है, परचेस जो डेबिट हुआ था उसको रिड्यूस करके क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, ये हमने सीखा था पिछले क्लास में, ठीक है। तो एंट्री करेंगे हम दिसंबर 31 का, 31 दिसंबर। तो देखिए यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस है, आप इसे फ्री सैंपल अकाउंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। और कैश नहीं पे कर रहे आप, गुड्स जा रहा है ना, तो परचेस अकाउंट करते हैं, ये हमने सीखा ही था, ठीक है। परचेस अकाउंट कितने का था, तो ये था 2000 रुपये का, ठीक है। नेचर ऑफ अकाउंट में लिखेंगे, एडवर्टाइजमेंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, इसलिए हमने डेबिट कर दिया। और परचेस अकाउंट भी नॉमिनल ही होता है, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये रिड्यूस कर रहा है तो हमने क्रेडिट किया है, ठीक है। परचेस अकाउंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम करते हैं डेबिट, लेकिन क्योंकि ये जो है रिड्यूस हो रहा है ना, हम रिडक्शन की ओर जा रहे हैं, ठीक है, डिक्रीज कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया है, ठीक है, डेबिट नहीं होगा ये, ठीक है। तो आया बात समझ में। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5। तो इलस्ट्रेशन 5 हमने कर लिया, देख लीजिए सॉल्यूशन इसका, ठीक है, सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट हम सीखेंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन से है, ठीक है। तो उससे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में जानते हैं, ठीक है। क्योंकि अगला जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें एक ट्रांजेक्शन आएगा जहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का एंट्री करना होता है, ठीक है। तो वो कैसे करना होता है, तो पहले हम सीखेंगे ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है, पहले हमें ये समझना है, ठीक है। वीडियो रोक कर आप ये क्वेश्चन लिख सकते हैं, यहाँ एग्जाम्पल है, इसको लिख लीजिए, ठीक है। लिख लिया? तो चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। गुड्स परचेज फ्रॉम नवीन ऑफ द लीस्ट प्राइस। लीस्ट प्राइस क्या होता है, लीस्ट प्राइस होता है एमआरपी होता है, ठीक है। ये कितने का है, 2 लाख रुपए का। ही अलाउड, कौन, नवीन अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। फिर और इसके बाद क्या लिखा है, 500 रुपीज़ कैश डिस्काउंट वॉज ऑल्सो अलाउड फॉर क्विक पेमेंट, ठीक है। तो इसको हम एक बार ना सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद इस एग्जाम्पल से हम समझेंगे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है, ठीक है। तो लिखिए, लिस्ट प्राइस कितना है गुड्स का, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, ये है आपका 2 लाख रुपया, ठीक है। अब हुआ क्या यहाँ पर आपको 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला है, ठीक है। 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला है, ठीक है। 10% किस पर कैलकुलेट करेंगे, इस 2 लाख पर ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो 2 लाख का 10% कितना होता है, 20,000 होता है, ठीक है ना। तो अब इसको मान के माइनस करके देखिए, ये हो जाएगा 1,80,000 रुपीज़ का, ये हो जाएगा 1,80,000 रुपीज़ का, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए, एमआरपी तो 2 लाख है, आपको डिस्काउंट मिला 20,000 का, तो आपका एक्चुअल परचेज का कॉस्ट कितना होगा, वो तो 1,80,000 रुपया होगा ना। जैसे आप कहीं पर जाते हैं, मान लीजिए रिलायंस डिजिटल में गए, ठीक है, वहाँ पर आपको एक लैपटॉप पसंद आया, लैपटॉप का एमआरपी 40,000 रुपया लिखा है और वहाँ लिखा है 10% का डिस्काउंट है, ठीक है। तो आपको तो 36,000 का पड़ेगा ना। तो आप घर में क्या आके बताएंगे कि यार इसको मैंने 40 में परचेज किया है या 36,000 में परचेज किया है। ऑब्वियसली आप बोलेंगे ना कि 36,000 में परचेज किया है, तो आपका परचेज का कॉस्ट तो 36,000 हो जाएगा ना, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर है, ये आप जो इनवॉइस में भी जो बिल में चलता है ना, वो आपका डिस्काउंटेड प्राइस ही चलता है, ठीक है। तो ये 1,80,000 रुपीज़ जो आया है ना, ये क्या है आपका, ये इनवॉइस प्राइस है, ठीक है, जो कि इनवॉइस में आएगा, बिल पर जो चलता है, ठीक है। आया बात समझ में। अब यहाँ देखिए, यहाँ पेमेंट करना कितना है, 1,80,000 रुपया। यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा है, साथ साथ लिखा है ना कि 5,000 का कैश डिस्काउंट भी दिया फॉर क्विक पेमेंट। दुकानदार ने कहा कि भाई साहब अभी पेमेंट कर दोगे ना, तुरंत पे कर दोगे तो 5,000 का कैश डिस्काउंट अभी दे दूंगा, ठीक है। 5,000 का डिस्काउंट अभी का अभी दे दूंगा, तो पे कितना करना पड़ेगा, रिमेनिंग पैसा, ठीक है ना। यानी कि पे कितना करना है, 5,000 छोड़ कर रिमेनिंग, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे लेस कैश डिस्काउंट, ठीक है, कैश डिस्काउंट 5,000, ठीक है। तो हमें पेमेंट कितना करना पड़ेगा, अमाउंट पेड, ठीक है। अमाउंट एक्चुअल में कितना पे किया, वो है 1,75,000 रुपीज़, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ना, 10% का, ये हमने कैलकुलेट तो किया, लेकिन इसका ना कोई अकाउंटिंग नहीं होगा, ठीक है। इसका कोई अकाउंटिंग नहीं होता है, इसको लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। आपका परचेस एक्चुअल में कितने का हुआ है, आपका परचेस हुआ है ये वाला, जो इनवॉइस प्राइस है ना, ये आपका एक्चुअल में परचेस है, ठीक है। और ये जो डिस्काउंट है, इसका अकाउंटिंग होता है, ठीक है, शोन इन जर्नल, इसको हम अकाउंट करते हैं, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट का क्या होगा, कैलकुलेशन तो होगा, लेकिन उसका कोई अकाउंटिंग नहीं होगा। और कैश डिस्काउंट का कैलकुलेशन भी होगा, उसका अकाउंटिंग भी होगा। इसको हम और ऐसे समझेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जब क्वेश्चन में जनरल पास करेंगे ना, तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है, हमने ये देखा। तो इसमें मैंने डिफरेंस बता के रख दिया है। तो देखिए यहाँ पे है, ट्रेड डिस्काउंट कब अलाउ किया जाता है, जब आप बल्क में परचेस करते हैं ना, बहुत ज़्यादा परचेस करते हैं, ठीक है, तो आपको ट्रेड डिस्काउंट अलाउ होता है। ऐसे भी कभी ऑफर होता है तभी डिस्काउंट मिल जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए, ट्रेड डिस्काउंट जो होता है, ये होता है अलाउड ऑन एंड डिडक्टेड फ्रॉम द लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है और उसमें माइनस करके इनवॉइस प्राइस पर आया जाता है, ठीक है। और कैश डिस्काउंट कब मिलता है, ये कैश डिस्काउंट जो होता है, ये इनवॉइस प्राइस से माइनस किया जाता है, ठीक है, डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस, ठीक है ना। ट्रेड डिस्काउंट कब होता है, बल्क परचेज करना होता है तब मिलता है, ठीक है। कैश डिस्काउंट कब होता है,
अर्ली पेमेंट के लिए, ठीक है। जब मान लीजिए आपने उधार मांगा, ठीक, उधारी भी मांगा, तो दुकानदार ने कहा कि भाई साहब अभी पेमेंट कर दोगे ना, अभी कर दोगे तो इतना का डिस्काउंट अभी दे दूंगा, ठीक है। कैशबैक वगैरह होता है ना जैसे, ठीक है। तो ये कैश डिस्काउंट जो है, ये अर्ली पेमेंट अट्रैक्ट करने के लिए होता है, ठीक है, ताकि जल्दी पेमेंट कर दें, ठीक है ना। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो अकाउंटिंग नहीं होता, उसका कैलकुलेशन तो होगा लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे अकाउंट्स में, ठीक है। कैश डिस्काउंट का अकाउंटिंग होता है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे। तो क्वेश्चन के लिए आप आ जाइए अपने बुक के पेज नंबर 2.45 पर, ठीक है। वहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 पर आ जाइए, ठीक है। ठीक, तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ गामा ब्रदर्स, ठीक है। और यहाँ पर 4 ट्रांजेक्शन दे रखा है, तो हम एक एक करके इसका एंट्री करेंगे, ठीक है। तो जर्नल का फॉर्मेट पता ही है हमें। अब देखिए यहाँ पर ना कोई नेचर अकाउंट नहीं बनाना है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे कोई उसका कॉलम बनाया भी नहीं है, ठीक है। और हालांकि जर्नल ऐसा ही होता है। तो सबसे पहले ऊपर लिखा है इन द बुक्स ऑफ गामा ब्रदर्स, तो ये किसके खाते में बनेगा, इन द बुक्स ऑफ गामा ब्रदर्स। गामा ब्रदर्स कौन है, बिजनेस एंटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं पहला ट्रांजेक्शन क्या है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ कोई डेट नहीं लिखा है, ठीक है, सीरियल नंबर लिखा है, तो डेट वाले कॉलम में ना हम सीरियल नंबर ही लिख देंगे, ठीक है। तो पहले क्या लिखा है, पहला ट्रांजेक्शन ये है, एम्प्लॉइज हैड टेकन इन्वेंट्री वर्थ रुपीज 1 लाख, ठीक है, जिसका कॉस्ट कितना था 75,000। तो 1 लाख क्या है, ये 1 लाख सेल प्राइस है। अगर एम्प्लॉय नहीं ले जाता ना, तो वो दुकानदार जो है गामा ब्रदर्स, वो कितने में सेल करता, वो 1 लाख में सेल करता, ठीक है। तो एम्प्लॉय जो ले जा रहा है वो 1 लाख का सेल प्राइस है, लेकिन उसका कॉस्ट कितना है 75,000 है, ठीक है। ऑन द ईव ऑफ दीपावली एंड द सेम वॉज डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरीज, कहाँ से काटा गया, उसके सैलरी से काटा गया, उठा के ले गया ना, तो बोला ठीक है ठीक है ले जा, तेरे सैलरी से काटूंगा, ठीक है। तो अगले महीने के सैलरी से उसे काट लिया गया। आया बात समझ में। तो एंट्री क्या होगा देखिए, यहाँ पर सैलरी का पेमेंट हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है, कैश देकर या बैंक अकाउंट से पेमेंट करके नहीं हो रहा है, यहाँ गुड्स देकर हो रहा है, ठीक है। तो हालांकि है सैलरी का अकाउंट, अगले महीने में काटेगा ना, तो सैलरी का अकाउंट ही है, ठीक है। सैलरी होगा डेबिट। और दूसरा क्या होगा, क्योंकि गुड्स जा रहा है विदाउट सेल, ठीक है, यहाँ परचेस अकाउंट रिड्यूस कर देंगे, परचेस जो है डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे पहला ट्रांजेक्शन, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, ठीक है, परचेस अकाउंट। नरेशन आप लिख सकते हैं छोटा सा। अब देखिए अमाउंट कितना आएगा, ध्यान से समझिएगा, अमाउंट 1 लाख आएगा या 75,000 आएगा। तो देखिए यहाँ हुआ क्या है, यहाँ पर सेल नहीं हुआ है, सेल नहीं हुआ है तो यहाँ सेल प्राइस नहीं आएगा, तो 1 लाख नहीं आएगा। यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉई जो है वो गुड्स ले गया अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो ये कॉस्ट प्राइस में ही ले गया, उसको कॉस्ट प्राइस पर ही दे दिया है, सेल पे नहीं, सेल प्राइस पे नहीं दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर किया जा रहा है, यहाँ पर सेल नहीं लिखा जा रहा है, हम यहाँ सेल नहीं लिख रहे हैं ना। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अगर सेल लिखा होता है ना तो यहाँ पे 1 लाख आता, लेकिन यहाँ सेल नहीं लिख रहे, यहाँ क्या कर रहे हैं, परचेज को रिड्यूस कर रहे हैं। तो परचेज किस पर रहा होगा, कॉस्ट प्राइस पर रहा होगा ना, तो रिड्यूस किस पर होगा, रिड्यूस भी कॉस्ट प्राइस पर होगा, ठीक है। तो 1 लाख रुपीज लिखा जाएगा, ठीक है। आ रहा है बात समझ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर में सीखा था ना। वेजेस क्यों पे किया जा रहा है, वेजेस जो पे किया जा रहा है मशीनरी के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। मशीन परचेज किया, अब जहाँ परचेज किया वहाँ तो मशीन का कोई यूज़ नहीं है ना, जब तक आप अपने फैक्ट्री में लाके उसको रेडी फॉर यूज़ नहीं करेंगे तब तक तो मशीन आपके कोई काम का नहीं है। तो मशीन को रेडी फॉर यूज़ कंडीशन तक लाने के लिए आपने वेजेस का खर्चा किया है, तो ये वेजेस का एक्सपेंस जो है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, ये हमने सीखा था कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले चैप्टर में, है ना। तो देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो ये वेजेस का एक्सपेंस जो है कनेक्टेड विद परचेस ऑफ मशीनरी है। तो वेजेस अकाउंट नहीं होकर ये क्या होगा, मशीनरी अकाउंट का ही पार्ट बन जाएगा। तो ये 18,000 रुपीज़ जो है मशीनरी के कॉस्ट के साथ ही ऐड हो जाता है। आया बात समझ। तो यहाँ वेजेस अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे हम मशीनरी अकाउंट, ठीक है। तो लिखिए यहाँ वेजेस अकाउंट नहीं होगा, ठीक है ना, काट लीजिए इसको। यहाँ लिखिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट हो रहा है, ठीक है, तो बैंक से पैसा गया 18,000 रुपीज़, ठीक है। नरेशन आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन,
नेक्स्ट क्या है, ध्यान से देखिएगा यहाँ, इनकम टैक्स लाइबिलिटी ऑफ प्रोप्राइटर 17,000 रुपीज वॉज पेड, 17,000 रुपीज वॉज पेड आउट ऑफ पेटी केस। ठीक है, पेटी केस, पेटी केस क्या होता है, छोटा मोटा जो खर्चा कैश अकाउंट होता है ना, छोटा मोटा कैश के लिए होता है। ठीक है, जो छोटा मोटा कैश का खर्चा होता रहता है ना, उसके लिए पेटी केस बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, इनकम टैक्स लाइबिलिटी पे किया जा रहा है। तो इनकम टैक्स जो होता है ना, इनकम टैक्स लाइबिलिटी जो होता है सोल प्रोप्राइटर के लिए, ये बिजनेस एक्सपेंस नहीं होता है, ये पर्सनल एक्सपेंस होता है, ये हमने सीखा था। ठीक है, तो यहाँ पर पर्सनल एक्सपेंस है तो ये ड्राइंग है। ठीक है, तो यहाँ पे ड्राइंग डेबिट करेंगे, और पेमेंट कैसे जा रहा है, बैंक से नहीं, यहाँ पेटी कैसे जा रहा है, तो टू पेटी कैश अकाउंट करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर ट्रांजेक्शन नंबर 3, यहाँ क्या है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, यहाँ सिंपल कैश अकाउंट नहीं लिखेंगे, यहाँ पेटी कैश लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि कैश अकाउंट का अलग होता है और पेटी कैश अकाउंट अलग होता है। ठीक है, ये कितने का था, ये था 17,000 का था। ठीक है, आप नरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, अब आ रही है अगले ट्रांजेक्शन में, इसमें सीखेंगे हम ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में। अभी हमने ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का एग्जांपल देखा था, डिफरेंस देखा था। इस ट्रांजेक्शन से हमें समझ में आएगा कि इसका जनरल एंट्री कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए, तो पढ़िए क्या लिखा है, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम नवीन, यही वाला था क्वेश्चन। ठीक है, ये हमने वहाँ पे कैलकुलेशन करके देखा था। ठीक है, 2 लाख का लिस्ट प्राइस है यानी एमआरपी, 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला है। ठीक है, 5,000 का कैश डिस्काउंट क्विक पेमेंट के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन कैसे बनता है, ट्रांजेक्शन कैसे होगा, तो हम इसको हम 2 पार्ट में करेंगे। ठीक है, पहले परचेज हुआ है नवीन से। ठीक है, तो पहले उसको लिख लेंगे। ठीक है ना, तो लिखेंगे पहले तो परचेज अकाउंट डेबिट कीजिए। ठीक है, क्योंकि परचेस हुआ है। परचेस अकाउंट डेबिट टू नवीन अकाउंट। ठीक है, अभी नवीन लिखिए, फिर तुरंत हम इसमें चेंज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट कैश पेमेंट हुआ है ना तुरंत, तो उसको हम कैश में लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए परचेस अकाउंट डेबिट हुआ है, तो परचेस अकाउंट, परचेस कितना का होगा, तो हमने यहाँ देखा था ना, परचेस कितने का होगा, 1,80,000 का होगा। ठीक है ना, यहाँ पर 2 लाख नहीं लिखेंगे, आप घर जाके ये नहीं बताएंगे कि 2 लाख में लिया है, घर जाके आप डिस्काउंटेड प्राइस ही बताएंगे ना कि मुझे इतने में मिला है। ठीक है, तो जो इनवॉइस प्राइस होता है ना, वही परचेस अकाउंट में जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ 1,80,000 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, परचेस में कितना आएगा, 1,80,000, तो लिखिए 1,80,000 रुपीज़। आपने पेमेंट भी किया है तुरंत। ठीक है ना, तो बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे। ठीक है, पेमेंट कितना जा रहा है, 1,75,000 जा रहा है। ठीक है, हमने देखा था एग्जाम्पल में, है ना। तो देखिए पेमेंट आपने किया 1,75,000, 1,70,000 रुपीज़ पेमेंट किया है। 5,000 का डिस्काउंट तो आपको तुरंत मिला था ना, क्यों मिला था, ताकि क्विक पेमेंट कर सके। तो 5,000 का जो डिस्काउंट मिला है वो आपका कैश डिस्काउंट है। ठीक है, और आपको मिल रहा है तो आपके लिए बेनिफिट है ना, गेन है, तो इसको करेंगे क्रेडिट। ठीक है, तो टू डिस्काउंट रिसीव लिखेंगे। ठीक है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, ये कितने का है, 5,000 रुपीज़ का क्रेडिट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये जो कैश डिस्काउंट था ना 5,000 का, इसका हमने एंट्री किया है। ठीक है, आपको कहीं भी 20,000 का एंट्री दिख रहा है, 20,000 जो ट्रेड डिस्काउंट था उसका एंट्री आपको कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट का कैलकुलेशन तो होता है, हम माइनस भी करते हैं, लेकिन उसका कोई अलग से एंट्री में शो नहीं करते हैं। ठीक है, यही बात ऊपर में मैंने बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट का कोई जनरल एंट्री नहीं होता है, उसको नहीं दिखा जाता। तो ऐसा मत कर दीजिए गलती से कि परचेस में लिख देंगे यहाँ पर 2 लाख, और डिस्काउंट में ट्रेड डिस्काउंट के नाम पे फिर 20,000 लिख देंगे, तो वो नहीं करना होगा। ठीक है, ये जो 20,000 का ट्रेड डिस्काउंट है ना, वो इसी में माइनस हो चुका है। ठीक है, तो फाइनली बताता हूँ, ट्रेड डिस्काउंट का जो कैलकुलेशन तो होता है, लेकिन उसका कोई एंट्री नहीं होता है, कैश डिस्काउंट का होता है। ठीक है, कैश डिस्काउंट है ना 5,000, इसका होता है। ठीक है, इसका एंट्री होगा। ठीक है, तो आया समझ में, तो ये था हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 था। ठीक है, आपके बुक का ही, आप नरेशन इसमें लिख सकते हैं अब बनाकर। ठीक है, सिंपल सा है। ठीक है, तो ये समझ में आया, तो ये हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 कर लिया। ठीक है, अब देखिए अगला, अगला जो है आपका, आपके बुक पे इलस्ट्रेशन नंबर 7 है ना, ये आप देख सकते हैं अपने पेज के 2.29 पर देख सकते हैं। ठीक है,
ये आप ना खुद भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? इसमें कुछ नया नहीं मिलेगा, जैसा हमने किया है वही मिलेगा, ठीक है? तो आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए, इसको होमवर्क में ट्राई करके देखिएगा, ठीक है? अगर कुछ डाउट होता है तो मुझे बताइएगा, ठीक है? ठीक, तो आज हम इतना ही रखेंगे और अगले लेक्चर में हम सीखेंगे, अगले क्लास में सीखेंगे जर्नल विद जीएसटी, ठीक है? कि जीएसटी का अकाउंटिंग कैसे करेंगे जर्नल में, ये हम सीखेंगे। तो उसमें हम सीखेंगे जीएसटी क्या होता है, ठीक है? जीएसटी का कितना टाइप्स होता है, कितने टाइप का जीएसटी होता है और उसको जर्नल में कैसे अकाउंटिंग किया जाता है, हम ये सीखेंगे अगली क्लास में, ठीक है? अगर आपको इस नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।